प्रिय छात्र छात्राओं, चूँकि ऐप अपडेट हो रहा है, कम से कम 1 सप्ताह अपडेट होने में लगेगा। तब तक शिवम लॉ क्लासेज प्रयागराज के ऐप पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर की वीडियो भेजी जाएगी। आपको जो भी समस्या हो या कहीं भी आपको कुछ समझ में न आए तो आप हमें कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाए। संविधान के पिछले लेक्चरों में आपको कॉन्स्टिट्यूशन की क्वालिटी या संविधान की विशेषताओं का वर्णन किया जा रहा था। जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, उन विशेषताओं से निश्चित तौर पे आपको मान के चलिए कि कुछ क्वेश्चन निश्चित तौर पे आपको मिलेंगे। हो सकता है 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, लेकिन विशेषताओं से निश्चित तौर पे 4 या 5 क्वेश्चन कंपटीशन में आपको मिलेंगे और ये चीज़ें इंटरव्यू में भी आपका सपोर्ट करेगी। आइए देखा जाए, हमने मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटी तक विशेषताएं बताई थी। अगली विशेषता देखी जाए। अगली विशेषता ये है कि थर्ड स्टेज की गवर्नमेंट। थर्ड स्टेज की गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि तृतीय, यानी कि थर्ड स्टेज की गवर्नमेंट का मतलब ये हुआ कि तृतीय स्तर की सरकार, यानी कि आपका अगली संविधान की विशेषता है तृतीय स्तर, यानी कि तृतीय स्तर की सरकार, यानी कि थर्ड स्टेज की सरकार। देखिए, तृतीय स्तर की सरकार किसे कहा जाता है, यहाँ से भी आपका निश्चित तौर पे क्वेश्चन बना है। जो क्वेश्चन यूपीजे में इस बार बना था उसको भी हम बताएंगे, लेकिन आइए पहले इसको देखा जाए। देखिए, सामान्यतः जो फेडरल संविधान होते हैं, यानी कि जो परिसंघीय संविधान होते हैं, उसमें 2 प्रकार की सरकारें होती हैं। एक यूनियन की सरकार अर्थात संघ की सरकार, और दूसरी जो सरकार होती हैं वह गवर्नमेंट होती हैं स्टेट की सरकार अर्थात राज्यों की सरकार। यानी कि पहला संघ की सरकार और दूसरा राज्यों की सरकार। ये जो परिसंघात्मक संविधान होते हैं, इसमें 2 स्तर की सरकार होती हैं। लेकिन आपका एक तृतीय स्तर की सरकार की भी संविधान संकल्पना करता है, और वह है आपका ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। यहाँ से क्वेश्चन यूपीजे में पूछा गया था कि तृतीय स्तर की सरकार किसको कहा जाता है। तो जो पंचायतें होती हैं उन्हीं को थर्ड स्टेज की गवर्नमेंट कहा जाता है। अब ये आपको समझना है इसमें कि जो तृतीय स्तर की भारत में सरकार हैं, वह कह सकते हैं कि उसका प्रावधान कहाँ किया गया है। तो आपका सबसे पहले देखेंगे संविधान का भाग, यानी कि संविधान का भाग कह सकते हैं 9। ये जीएस में आया था
कि ग्राम पंचायत के बारे में प्रावधान संविधान के किस पार्ट में दिया गया है? तो आपका जवाब रहेगा संविधान का भाग 9। इसी के साथ आपको ग्राम पंचायत के बारे में किस शेड्यूल में या किस अनुसूची में प्रावधान किया गया है? तो आपका जवाब रहेगा 11वीं अनुसूची, यानी कि भारतीय संविधान की 11th शेड्यूल में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बना है आपका, वह बना है कि ग्राम पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा या संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? तो वह संविधान संशोधन तैयार रखिएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यानी कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1992 1992 में आपका 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर क्वेश्चन बना है कि 11वीं जो ये शेड्यूल हैं, यानी कि 11वीं अनुसूची हैं, ये ग्राम पंचायत के बारे में है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी में बना था जीएस में कि 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्ट या कितने विषय दिए गए हैं? तो जहाँ तक 11वीं अनुसूची की बात है, ये जीएस में भी बना है और आपका लॉ में भी बन सकता है कि 11वीं अनुसूची में कितने सब्जेक्टों का वर्णन है? तो आपका जवाब रहेगा 29, अर्थात 29 ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं जिन पर राइट या जो ग्राम पंचायत की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका जो पढ़ना है, कह सकते हैं तृतीय स्तर की सरकार में, वह पढ़ना है नगर पंचायत। जहाँ तक नगर पंचायत की बात है, अब ये पूछा गया था, यूपी में भी आ चुका है, जीएस में भी आ चुका है कि नगर पंचायत के बारे में जो प्रावधान किया गया है, ये क्वेश्चन आया था कि नगर पंचायत के बारे में प्रावधान किस संविधान के किस पार्ट में या किस भाग में है? तो आप अच्छे से तैयार रखिए। भाग 9A, भाग 9A में नगर पंचायत यानी कि नगर पंचायत यानी कि नगर पालिका और नगर निगम, नगर पंचायत के बारे में प्रावधान किया गया है, यानी कि नगर निगम और नगर पालिका, यानी कि भारतीय संविधान के आपका कह सकते हैं कि पार्ट, यानी कि भारतीय संविधान के भाग 9A में जहाँ तक प्रावधान किया गया है, वह प्रावधान आपका है, कह सकते हैं कि नगर पंचायत के बारे में प्रावधान किया गया है। ये पहला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नगर पंचायत के बारे में कौन सा अनुसूची है, शेड्यूल कौन सा है? तो अगर आपका अनुसूची पूछा जाए तो संविधान की 12वीं अनुसूची मारिएगा, 12th 12वीं। फिर आपका पूछा जाता है कि 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो आपका जवाब रहेगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये भी क्वेश्चन आ चुका है 1992। नया क्वेश्चन ये बन सकता है
कि जो नगर पंचायत के बारे में प्रावधान किया गया है अनुसूची 12 में, उसमें कितने विषय हैं। कम से कम ये ज़रूर नया क्वेश्चन याद रखिए, उसमें 18 विषय दिए गए हैं, अर्थात 18 ऐसे सब्जेक्ट दिए गए हैं जिन पर आपका अधिकारिता या शक्ति नगर पंचायत को दी गई है। अब ये पूछा जाएगा कि ग्राम पंचायत और जो नगर पंचायत हैं, ये कह सकते हैं इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है, तो आपको बताया ही गया। आइए इसी के साथ एक और कोरिलेट किया जाए। देखिए, अभी आपका पिछली बार UPHJS में भी क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन ये बना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि सहकारी समिति, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। अब ये क्वेश्चन आपका ये बना था कि सहकारी समिति के बारे में संविधान के किस पार्ट में प्रावधान किया गया है, तो आपका जवाब रहेगा 9B, यानी कि संविधान के भाग 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रावधान किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ये बना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जो प्रावधान किया गया है, ये किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में ऐड किया गया, तो 97 में, यानी कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा, यानी कि 2011 में ये कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। अब अगला क्वेश्चन आपका नया बन सकता है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं आपका, ये कब से इन्फोर्स हुआ संशोधन, तो 15/2/2012, यानी कि 15 फरवरी 2012 को ये इन्फोर्स हुआ। याद रखिए, 15 फरवरी 2012। इसी के साथ अनुच्छेद 19(1) आपका 1 में कह सकते हैं, अनुच्छेद 19(1) में संशोधन करके और 19(1)C में संशोधन करके और आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी को माने सृजित करने, क्रिएट करने का जो अधिकार हैं, वह अब फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, अर्थात मूल अधिकार बनाया गया। इस प्रकार आपका संविधान की जो ये विशेषता थी कि हमारा संविधान 3rd स्टेज अर्थात तृतीय स्तर की सरकार के गठन का प्रावधान करता है। आइए कॉन्स्टिट्यूशन की अगली विशेषता को देखा जाए। संविधान की अगली विशेषता से इंटरव्यू, प्री, मेंस सब में क्वेश्चन बना है। संविधान में हमारी अगली जो अच्छाइयाँ हम पढ़ेंगे, वह अच्छाइयाँ ये हैं कि हमारा संविधान पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित है, अर्थात संसदीय शासन प्रणाली। हमारा संविधान संसदीय शासन प्रणाली को हमारा संविधान पार्लियामेंट्री सिस्टम अर्थात संसदीय शासन प्रणाली को
अपनाता है, फॉलो करता है, निहित है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कैसे बने हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ भी। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब क्या हुआ और ये कहाँ से लिया गया है। तो अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है, ये भी कई बार क्वेश्चन बना है। पार्लियामेंट्री जो आपका सिस्टम है ये इंग्लैंड से लिया गया है। और संसद की जननी या पार्लियामेंट की जननी इंग्लैंड की संसद को कहा जाता है। अगर कोई पूछे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की कुछ क्वालिटी होती हैं, कुछ विशेषता होती हैं। विशेषता पार्लियामेंट्री सिस्टम की ये होती हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में 2 हेड होते हैं, 2 प्रधान होते हैं। एक जो प्रधान होता है वह औपचारिक होता है, एक प्रधान औपचारिक होता है। और जो दूसरा प्रधान होता है वह आपका होता है एक्चुअल प्रधान, यानी कि वास्तविक प्रधान। वह जो प्रधान होता है, जो दूसरा होता है, वह वास्तविक प्रधान होता है। वास्तविक का मतलब जो दूसरा प्रधान होता है वह आपका कह सकते हैं कि एक्चुअल प्रधान होता है, यानी कि वह वास्तविक प्रधान होता है। वह आपका वास्तविक प्रधान होता है, एक्चुअल प्रधान होता है। अब इसी में आपको समझना है, जो औपचारिक प्रधान यानी कि फॉर्मल का मतलब नाम मात्र का। नाम मात्र का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार हाथी के दांत खाने वाले दूसरे होते हैं और दिखाने वाले दूसरे होते हैं, उसी प्रकार जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है उसमें जो हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, अर्थात जो बाहर निकले रहते हैं, उससे हाथी खाता नहीं है, वह केवल दिखावटी दांत होता है। उसी प्रकार पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो आपका सम्राट या क्राउन या प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होता है, वह केवल नाम मात्र का प्रधान होता है। यानी कि भारत में औपचारिक प्रधान या नाम मात्र का प्रधान आपका कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति हैं। और सभी कार्यपालिका शक्तियां मैं बता दूं, अनुच्छेद आपका 53 बताता है स्पष्ट रूप से कि माने जो कार्यपालिका शक्ति होगी वह भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन एक्चुअल प्रधान जो होता है वह भारत में मंत्रिपरिषद है। यानी कि भारत में जो एक्चुअल प्रधान होती हैं वह मंत्री परिषद होती हैं। मंत्री परिषद होती हैं, ये एक्चुअल प्रधान होती हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और संघ के जितने मंत्री हैं वे सब मिलकर मंत्रिपरिषद का कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद का मतलब कि प्रधानमंत्री और आपका कह सकते हैं कि संघ के जितने मंत्री हैं ये एक समूह बनाएंगे और ये मंत्रिपरिषद
कहलाएंगे। अब आपका फिर अनुच्छेद पर अटैक करना है, अनुच्छेद पर ये अटैक करना है, अनुच्छेद 74 देखना है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रपति भारत में फॉर्मल हेड हैं, औपचारिक प्रधान हैं, वह अपने मन से दो चार कार्य करता है, बताया जाएगा आगे, अपने मन से कार्य नहीं करता। उनको सहायता देने और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। होगी का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति 1 मिनट भी बिना मंत्री परिषद के सलाह और सहायता के कार्य नहीं कर सकता। और जो ये आप देख रहे हैं कि मंत्री परिषद होगी, इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा, यानी कि इस मंत्री परिषद का जो हेड होगा वह भारत का पीएम होगा, यानी कि भारत का प्राइम मिनिस्टर होगा। अब समस्या देखिए कहाँ से पूछती हैं कि मंत्रिपरिषद का सर्वे सर्वा कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर या पीएम या प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब विद्वानों ने पीएम को लेकर तमाम आपकी बातें बताई हैं, 2-3 बातें आप भी जानिए। इंग्लैंड के विद्वान तो और बातें कहते हैं। इंग्लैंड के विद्वान कहते हैं कि पीएम आपका टिमटिमाते हुए तारों के बीच चंद्रमा है, यानी कि मून है, यानी कि चंद्रमा का कार्य करता है। कुछ विद्वान इंग्लैंड में तो इसको कैप्टन तक कहते हैं। जिस प्रकार जहाज़ चलाने का कार्य कैप्टन करता है, उसी प्रकार आपका सरकार चलाने, कैसे देश आगे बढ़े, इसका कार्य पीएम करता है। तो कुछ ने तो इसकी तुलना सूर्य से कर दी है, यानी कि तमाम ग्रहों में आपका पीएम मंत्रिपरिषद में सूर्य के समान है। लेकिन कंपटीशन के लिए सब आपका समझाने के लिए है। अगर कंपटीशन में पूछे कि प्राइम मिनिस्टर की हैसियत मंत्रिपरिषद में क्या है या कैबिनेट बताया जाएगा, कैबिनेट में क्या है, तो एक लाइन वहाँ जवाब देना है कि समानों में प्रथम होता है पीएम। यानी कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, कैबिनेट स्तर के, उसी स्तर का पीएम भी होता है, दोनों का स्तर समान होता है। तो समानों में प्रथम, ये क्वेश्चन टीजीटी, आईएएस, पीजीटी तमाम जगह बना है, याद रखिए। पीएम की स्थिति मंत्रिपरिषद में क्या है, तो एक लाइन आपका जवाब होना चाहिए कि पीएम समानों में प्रथम होता है। अब यूपीजे और पीसीएस का उठाया जाए क्वेश्चन। यहाँ जो यूपीजे ने क्वेश्चन बनाया है वह क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन यूपीजे ने ये बनाया है कि भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम अर्थात संसदीय शासन प्रणाली की आधारशिला क्या है। यानी कि भारत में आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम अर्थात संसदीय शासन प्रणाली की आधारशिला क्या है, प्रोड क्या है, ये बात आपका कह सकते हैं कि कई बार क्वेश्चन बना है, तो थोड़ा सतर्क रहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 73 का क्लाज 3
ये बताता है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वह सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी कि अनुच्छेद 73 का क्लाज 3 से तमाम क्वेश्चन बनते हैं। एक एक क्वेश्चनों को जानिए फिर आपका बताया जाए। पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली का कोड क्या है, धुरी क्या है, या आधार क्या है, बेस क्या है, या कहाँ से पार्लियामेंट्री सिस्टम उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। तो जो आयोग ने आंसर निकाला है वह निकाला है 73 का क्लाज 3। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी या सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संविधान के किस अनुच्छेद में समाहित है। तो आपका जवाब रहेगा 73। फिर आपका पूछा जाता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति लायबिल होती हैं, जिम्मेदार होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। तो आपका जवाब रहेगा लोकसभा के प्रति, यानी कि लोकसभा के प्रति। अब एक बार जो क्वेश्चन आपका बना, देखिए भिन्न भिन्न, फिर मॉडल चेंज किया जाए कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली का बेस, एक बार आपका अनुच्छेद 74 दिया है लेकिन 73 नहीं दिया था तो 74 मारिए। अगर 74 नहीं दिया है, 73 आर्टिकल दिया है तो 73 मारिए। अगर दोनों आ जाए तो ऐसा क्वेश्चन बना तो नहीं है कभी, लेकिन अगर 74 भी आ जाए अनुच्छेद और अनुच्छेद 73 भी आ जाए तब आपके पास समस्या उत्पन्न होगी। ऐसा क्वेश्चन अब तक बना नहीं है, लेकिन अगर दोनों में एक चुनना हो तो जहाँ तक विद्वानों का मत है, विद्वान ये कहते हैं, कई विद्वान, कि जो कोड है, बेस है, वह 73 हैं, यानी कि आर्टिकल आप 73 मारेंगे। इस प्रकार हमारे संविधान की जो अगली विशेषता है वह बताई गई। पीएम पर एक लाइन बता दिया जाए। चूँकि पीएम आपका कह सकते हैं चाँद मामा है, यानी कि आप देख ही रहे हैं चाँद मामा को, सूर्य हैं, जहाज़ का कैप्टन कहा जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम भारत में देखें तो आप देख ही सकते हैं कि आपका जो भी कह सकते हैं कि भारत में अगर भाजपा जीती हैं और मोदी जी पीएम हैं तो केवल मोदी जी के नाम से लोग वोट दिए हैं, और पीएम इसीलिए आपका कह सकते हैं कि चाँद या सूर्य या जहाज़ का कैप्टन कहा जाता है। अगली विशेषता हम देखें, जो हमारे संविधान की अगली विशेषता आपका है वह है फ्री या इंडिपेंडेंस जुडिशरी, यानी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। अगली विशेषता है भारत में संविधान, हमारे संविधान की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि आपका जुडिशरी न्यायपालिका। अब यहाँ से भी अभी बिहार में क्वेश्चन बना था कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। देखिए भारत में जो जुडिशरी हैं यह लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव
यानी कि विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र हैं और निष्पक्ष भी हैं। इसका मतलब समझिए। और इस बार जो बिहार ने क्वेश्चन बनाया उस क्वेश्चन को भी यहाँ हम ऐड करेंगे। देखिए, आपका लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि विधायिका और कार्यपालिका के मनमाने कार्यों पर रोक लगाने के लिए एक इंडिपेंडेंस और बिना बायस रहित जुडिशरी का होना अति आवश्यक है। अगर जुडिशरी स्वतंत्र और निष्पक्ष न हो तो एक कल्पना करिए कि क्या होगा भारत में। विधायिका मनमाना कानून बनाएगी और उस कानून को न्यायपालिका स्वीकार कर लेगी। तो कार्यपालिका क्या करेगी? कार्यपालिका रूल ऑफ लॉ का बार बार वायलेशन करेगी और न्यायपालिका केवल मूक दर्शक देखती रहेगी। अगर हम इसे वर्तमान समय में जोड़ें तो उत्तर प्रदेश का उदाहरण सबसे अच्छा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और पुलिस को छूट दी गई है और इस छूट का सहारा लेकर बिना किसी ट्रायल के आपका कार्यपालिका ऑन स्पॉट जस्टिस कर दे रही हैं। ये जो पुलिस द्वारा मुठभेड़ों में लोगों को मारा जाना, ये शुद्ध रूप से आपका कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है। अगर न्यायपालिका अपनी आँख इस तरफ बंद कर दे तो कार्यपालिका न्यायपालिका का काम करने लगेगी और जो लोगों के फंडामेंटल राइट हैं वे फंडामेंटल राइट केवल अधिकार किताबों में मिलेंगे और ये अधिकार ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं देंगे। लेकिन न्यायपालिका पर सबको भरोसा है, चाहे सुशांत केस हो या कोई भी केस हो, न्यायपालिका हमें न्याय देगी और न्यायपालिका बिना किसी दबाव के न्याय देगी, बिना किसी बायस पक्षपात के न्याय देती हैं। और अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर अटैक किया जाता है तो कभी भी भारत की न्यायपालिका ने इसे स्वीकार नहीं किया है। और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है। मूलभूत ढांचा का मतलब ये हुआ कि विधायिका या संसद संविधान में संशोधन करके भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को कम नहीं कर सकती। अगर करती हैं तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उस संविधान के संशोधन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देगा। अब आइए क्वेश्चन पर आया जाए। क्वेश्चन ये बना था कि पहला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका भारत में पूछे कहाँ से एडॉप्ट की गई हैं तो आपका जवाब रहेगा अमेरिका से। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, अभी बिहार में भी बना था कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये किस केस में उच्चतम न्यायालय ने बताया? तो याद रखिए, श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण। श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेज राजनारायण के केस में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य रूप से दो बातें बताई। पहली बात यह है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका ये संविधान का
बेसिक स्ट्रक्चर हैं, अर्थात आपका मूलभूत ढांचा है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। संसद में पावर नहीं है कि इसे चेंज कर दे। दूसरा जो क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, तो भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भी ये फंडामेंटल, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, इसमें बदलाव करने की क्षमता भारत की संसद को नहीं है। थोड़ा बहुत हम इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का केस देख लेते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी आयरन लेडी कही जाती थी, इनके खिलाफ राजनारायण चुनाव लड़े थे। तत्पश्चात आपका इंदिरा गांधी ने चुनाव में धांधली करके विजयी हुई इंदिरा गांधी, फिर राजनारायण इनके चुनाव को चैलेंज किए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है जो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके चुनाव को असंवैधानिक, यानी कि उनके चुनाव को गलत ठहरा दिया और ये बता दिया कि इंदिरा गांधी ने चुनाव तो जीता है लेकिन धांधली करके निष्पक्ष तरीके से नहीं जीता, पक्षपात करके जीता है। पूरे देश में हंगामा मच गया, हो हल्ला मचा। इंदिरा गांधी चूँकि आयरन लेडी थी, रातों रात मामला पलटा और इंदिरा गांधी आपका रात में एक लेटर लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंची। उस समय राष्ट्रपति थे आपका माननीय फखरुद्दीन अली अहमद। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि आज्ञाकारी राष्ट्रपति किसको कहा जाता है? आज्ञाकारी प्रेसिडेंट कौन है? तो वह थे आपका कह सकते हैं कि फखरुद्दीन अली अहमद। रात में ये गई इंदिरा गांधी और कही कि इंटरनल डिस्टरबेंस हो गया है, आंतरिक अशांति हो गई है, अतः आप ये कागज़ लाई हूँ और साइन करिए और थर्ड इमरजेंसी यानी कि तीसरा आपातकाल लागू करिए। तो रातों रात साइन हो गई, किसी को पता नहीं हुआ। सुबह जब लोग जगे तो पता लगा कि देश में आंतरिक अशांति के आधार पर, इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पर थर्ड इमरजेंसी लग गई और जितने ये लालू यादव जी, मुलायम जी हैं, सबको पकड़कर जेल में डाल दिया गया और मोदी जी तो 2 साल तक गायब रहे, पकड़े ही नहीं जा सके। वो अलग बात है कि आज पीएम हैं, भाई बुरा किसी को न लगे, लेकिन 2 साल तक वह दिखाई नहीं दिए, ये भी सच्चाई है। इस प्रकार हमने बताया कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है और इस पर अगर अटैक किया जाता है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करता। अभी देखिए आपका संविधान में संशोधन करके कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे। 124 ए जोड़ा गया था, इसके बाद आपका 124 बी जोड़ा गया था, 124 बी जोड़ा गया था और आपका जोड़ा गया था 124 सी जोड़ा गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आपका NJAC अर्थात राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसमें ये था कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाएगी तो एक सेलेक्ट कमेटी होगी, चयन समिति होगी, जिसमें 50% लोग
कार्यपालिका के होंगे और 50% लोग होंगे आपका न्यायपालिका के। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अटैक माना और सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट्स एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में इन संवैधानिक संशोधनों को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि ये संशोधन न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता पर प्रभाव डालते हैं और संसद ऐसा करने की शक्ति नहीं रखती। इस प्रकार आपका आगे कल आपका और लेक्चर मैंने अगले टर्न पर दिया जाएगा। धन्यवाद।